ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और पूरी तरह से सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर जिससे हर शख्स परेशान है, हर आदमी परेशान है, चिंता में है। क्या वायरस वापस लौट आया है? चीनी वायरस आया और अपने साथ खौफ लेकर आया है। जो बात चीन में जो हालात हैं, कोरोना वायरस से लोगों में दहशत है जो चीन से आया था और उसने 71 लाख जानें पूरी दुनिया में ले ली है। आरोप लगा, अगली तस्वीर दिखाऊं कि वुहान लैब, यह चीन की वो लैब है, इस लैब से ही कोरोना वायरस निकला जिसने लाशों के अंबार लगा दिए। एक नया वायरस आ गया, उस नए वायरस ने चीनी अस्पतालों में ढेर लगा दिए। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं चीन के अस्पतालों की। चीन से तस्वीरें डराने वाली आ रही। ये वायरस भारत में भी दस्तक दे चुका है। इस वायरस के मामले हिंदुस्तान में भी आ गए। 6 मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। तेजी से पिछले 8 से 10 घंटों में 6 मामले भारत में सामने आए। तस्वीरें आपको मैं चीनी अस्पतालों की दिखा रहा हूं। बिस्तर फुल है, मरीजों की कतार लगी है। ये चीनी अस्पताल की तस्वीरें डराने वाली हैं। चीन के जो हालात हैं वो डराने वाले हैं क्योंकि चीन हमेशा सच को छिपाता रहा है, वायरस के बारे में जानकारी देने से बचता रहा है। और खासतौर पे चीन में भी बच्चे इस वायरस का शिकार बन रहे हैं। ये वायरस जो नया वायरस है ये बच्चों पर ज्यादा हमलावर है, बच्चों पर ज्यादा अटैक कर रहा है और बच्चों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है। इसलिए चीन में सबसे ज्यादा इस नए वायरस के मरीज अगर कोई है तो वो बच्चे हैं। लेकिन ये जो वायरस है, ये वायरस सिर्फ चीन में नहीं, ये वायरस हिंदुस्तान आ चुका है। हिंदुस्तान के 4 राज्यों में 6 मामले सामने आए हैं। हिंदुस्तान में भी बच्चे संक्रमित हुए हैं। 2 साल उससे छोटे के कई छोटे बच्चों के मामले सामने आए हैं। अगली तस्वीर देखिए, कर्नाटक में बाकायदा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी बैठक ली है। खुद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने? क्या यह वायरस कोरोना जैसा जानलेवा है? क्या इस वायरस से डरने की जरूरत है? क्या इस वायरस के सामने कोरोना वैक्सीन काम करेगी या नहीं? इन सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। पहले रिपोर्ट देखिए। आईडीएसपी के साथ उपलब्ध सांस संबंधित वायरस के देशव्यापी डेटा को भी समीक्षा की जाती का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखेल। यापूर्वी देखील हा व्हायरस आलेला आहे। पुन्हा त्या व्हायरसचा चेंचू प्रवेश होताना दिसतो आहे। या संदर्भात जी काही ॲडवायझरी आहे ती आम्ही लवकरच त्या ठिकाणी जारी करू। देश में एक नए खतरे ने दस्तक दे दी है। चीन से कोरोना वायरस के बाद भारत आ गया है एक और चीनी वायरस। जिस नए वायरस ने चीन में कोहराम मचा रखा है, भारत में 12 घंटे में उसके 6 केस मिले तो दिल्ली से गुजरात और कर्नाटक से बंगाल तक हड़कंप मच गया। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक की नींद उड़ गई। अलर्ट जारी किया गया है कि सतर्कता और सावधानी बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। चीन से आए नए वायरस के लक्षण कोरोना की तरह हैं और यह भी कोरोना की तरह फेफड़े और सांस नली पर सबसे ज्यादा असर डालता है। इसलिए लोगों के मन में ये खौफ बढ़ने लगा है कि कहीं ये वायरस भी कोरोना की तरह तो नहीं फैलेगा और क्या यह भी कोरोना जैसा जानलेवा हो जाएगा। यापूर्वी देखील हा व्हायरस आलेला आहे। पुन्हा त्या व्हायरसचा चेंचू प्रवेश होताना दिसतो आहे। या संदर्भात जी काही ॲडवायझरी आहे ती आम्ही लवकरच त्या ठिकाणी जारी करू। स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए कि वो रोज 3 अस्पतालों का दौरा करें, मौजूद है, सतर्क हैं। देश में हर स्तर पर कोरोना जैसे वायरस से निपटने की तैयारी हो रही है तो लोगों के मन में भी सवाल उठ रहा है, क्या कोरोना की वैक्सीन इस वायरस से बचा पाएगी या फिर लगेगा लॉकडाउन।
अब सवाल ये, वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है, चीन से निकलकर दुनिया के कौन कौन से देशों तक पहुंच चुका है। सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि ये दुनिया के 4, 5, 6 देशों तक ये वायरस पहुंच गया है। चीनी वायरस चीन से निकलकर हांगकांग पहुंचा है, मलेशिया पहुंच गया, जापान, हिंदुस्तान और इंग्लैंड तक पहुंच चुका है। यानी 6 देशों में यह वायरस पहुंच चुका है, मलेशिया में भी है। चीन, हांगकांग, जापान, मलेशिया, भारत और इंग्लैंड पहुंच गया है, लगातार पांव पसार रहा है। आइए अब आपको बताता हूं कि भारत में यह वायरस कहां पहुंच चुका है। भारत के अलग अलग शहरों में इस वायरस ने दस्तक दे दी है। देखिए जरा भारत के नक्शे में आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर मिल रही है गुजरात में एक केस मिल गया इस वायरस का, पश्चिम बंगाल में भी एक मामला सामने आया है HMP वायरस का, कर्नाटक में 2 मामले सामने आ गए हैं इस वायरस के, और तमिलनाडु में भी 2 वायरस के मामले सामने हैं। आपको याद होगा कोरोना के वायरस की शुरुआत भी दक्षिण भारत से हुई थी, वहां से 1 या 2 मामले कोरोना के सामने आए और उसके बाद धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ते चले गए और उसके बाद पूरे देश और पूरी दुनिया ने हालात देखे। अब आपको बताऊं चीन में जो वायरस मिला है इसके हालात क्या हैं और भारत में इसके हालात क्या हैं, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, सबसे पहले चीन की बात करेंगे। चीन में हालात क्या है। चीन में मास्क वाले दिन फिर से लौट आए हैं। कोरोना की तरह HMP वायरस फैल रहा है चीन में। अस्पताल में मरीजों की कतार बढ़ने लगी है, बुजुर्गों और बच्चों में संक्रमण तेजी से हो रहा है। वहां उत्तरी चीन समेत कुछ जगह मौत भी होने लगी है। इस तरह की खबरें, क्योंकि चीन छिपाता है इसलिए सच सामने आ नहीं पाएगा, जैसे कोरोना का सच आज तक सामने नहीं आया। वुहान और दूसरे राज्यों में इमरजेंसी का ऐलान हो गया है और दूसरे देशों के हजारों लोग फिर चीन छोड़ना चाहते हैं, वहां से निकलना चाहते हैं। चीन HMP वायरस के पूरे आंकड़े दरअसल जारी नहीं कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है डरने की बात नहीं, चीनी विदेश मंत्रालय कह रहा है, लेकिन दुनिया को शक है कि चीन फिर से सच्चाई छिपा रहा है। और अब हाल भारत का, कल तक यह कहा जा रहा था कि भारत को खतरा नहीं है, डॉक्टर्स कह रहे थे डरने की जरूरत नहीं है, नहीं आने वाला है, परेशान मत होइए। और आज एक ही दिन में HMP वायरस के 4 से ज्यादा केस आ गए। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, महाकुंभ तक अलर्ट जारी हो गया है। देश में सबसे पहले कर्नाटक से HMP वायरस के 2 केस सामने आए। 8 महीने के बच्चे और 3 महीने के बच्चे में यह वायरस के संक्रमण मिले। दोनों की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं, यानी कोई गया नहीं था चीन, भारत में ही मिल गई हिस्ट्री। दोनों बच्चों का बेंगलुरु के अस्पताल में इलाज चल रहा है। अहमदाबाद में 2 महीने का एक बच्चा इस नए वायरस का शिकार हो गया है। राजस्थान के इस बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर्दी और तेज बुखार में सुधार नहीं हुआ तो बच्चे को फौरन वेंटिलेटर पर रखा गया। फिर उसकी जांच की गई तो पता चला इसको तो HMP वायरस संक्रमित है। ये बच्चा वेंटिलेटर पर आ गया था। कोलकाता में 5 महीने के बच्चे में भी वायरस के लक्षण मिले। मुंबई से लौटे बच्चे को तेज बुखार, उल्टी, दस्त हो रहे थे। फिलहाल HMP वायरस संक्रमित बच्चे के ऑक्सीजन लगी हुई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि पूरे देश में अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा खुद सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, सुनिए। जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। इस तरीके का वायरस तेजी से फैल रहा है। दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है और इंटरनेशनल ट्रैवल यहाँ सबसे ज़्यादा है, मैंने मुख्य सचिव को लिखा है कि आप ये इंश्योर कीजिए कि एक तो इसकी ट्रैकिंग हम लोग करते रहें, जो भी ज़रूरतें हैं वो पुरी हों। यापूर्वी देखील हा व्हायरस आलेला आहे, पुन्हा त्या व्हायरसचा चेंचू प्रवेश होताना दिसतो आहे। या संदर्भात जी काही ॲडवायझरी आहे ती आम्ही लवकरच त्या ठिकाणी जारी करू। तो सावचेती बरतने की वो वहाँ से सूचना दी गई है। इस हिसाब से राज्य सरकार भी सभी तरह की सावधानियां बरत रही है और अपने गुजरात में तो जितने अवेलेबल बेड है वो भी मोर देन इनफ है। वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन व्यवस्था, ये सब व्यवस्था है ही। Government will implement it and the government will take all precautionary measures to implement and to prevent the disease.
अब आपको बताते हैं इसके जो लक्षण हैं, यानी सिम्टम्स हैं, कोरोना के लक्षण अगर आपको याद है तो इसके लक्षण भी कोरोना जैसे ही हैं। जैसे देखिए कोरोना और इस HMP वायरस के लक्षण कैसे हैं। कोरोना में बुखार आता था, HMP में भी बुखार आता है। अगर आपको याद हो कोरोना के लक्षण बहुत घातक नहीं थे, सामान्य स्मेल और टेस्ट जाता था या बुखार आता था, लेकिन वो किस कदर जानलेवा हो जाता था, इसके लक्षण भी सामान्य हैं। कोरोना में खांसी आती थी, HMP में भी खांसी होती है। कोरोना में सांस लेने में दिक्कत होती थी, HMP में भी सांस लेने से परेशानी होती है इस नए वायरस में। कोरोना में गले में खराश होती थी, इस नए वायरस में भी गला खराब होता है। कोरोना में श्वास और गंध का पता नहीं चलता था जब माइल्ड सिम्टम्स हो, इसमें सर्दी और नाक बहना इसके लक्षण हैं। कोरोना में सिर दर्द और सुस्ती होती थी, इसमें शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। कोरोना वायरस सांस से भी फैलता था, यह भी हवा से फैलता है उसी तरह से। कोरोना में फेफड़े पर ज्यादा असर, सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर होता था, यह भी फेफड़ों को प्रभावित करता है। सांस के जो मरीज हैं उनके लिए और तकलीफ है। चीन से इसकी शुरुआत हुई, चीन ने कभी माना नहीं, यह भी चीन से ही फैल रहा है, चीन मानने को तैयार नहीं। पहले खतरनाक वायरस नहीं लगा जब चीन से इसकी शुरुआत हुई, चीन मान नहीं रहा था, दुनिया को लग रहा था सामान्य सर्दी खांसी जुकाम है, लेकिन 71 लाख जानें चली गई। और इस वायरस के लिए कहा जा रहा है यह ज्यादा खतरनाक नहीं है। दुनिया में 71 लाख मौत कोरोना से हुई है, इसकी अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, इस HMP वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। आइए आपके लिए हमारे साथ जुड़ रही है खास मेहमान डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, उनसे जवाब लेते हैं। स्वाति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल ये, लोगों में डर और दहशत भी है, हम इसके लक्षण बता रहे हैं, सर्दी जुकाम बुखार, सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में हर दूसरे आदमी को, तीसरे आदमी को सर्दी जुकाम बुखार है, इसके लक्षण भी वैसे ही हैं। तो कैसे पहचाने जिसे खांसी सर्दी जुकाम है, ये सामान्य खांसी सर्दी जुकाम है या HMP के सिम्टम्स हैं? लोगों में डर इसी बात को लेकर। कि शुरुआत के दिनों में ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि ये HMP वायरस के द्वारा संक्रमित व्यक्ति है या कोई साधारण फ्लू या कोल्ड कफ इस व्यक्ति को हुआ है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में अगर हम देखें तो सर दर्द होना, खांसी होना, गले में खराश होना, नाक बंद होना या नाक बहना, हल्का बुखार होना, इस तरह के लक्षण ही सामने आते हैं जैसे कि आमूमन तौर पर किसी सर्दी खांसी जुकाम के व्यक्ति को होते हैं। साथ ही जो लोग ट्रैवल करके आए हैं उनको भी एहतियात के तौर पर अगर शुरुआती लक्षण इस तरह के दिखाई देते हैं तो HMP की टेस्टिंग करानी चाहिए। वायरस की जांच का तरीका भी बहुत आसान है, जिस तरह से कोरोना की टेस्टिंग की जाती थी बिल्कुल वही तरीका है। इसमें भी RT-PCR का टेस्ट होता है, जिसके लिए नेजल स्वैब या मुंह से स्वैब लिया जाता है, जिससे कि टेस्टिंग की जाती है। वही खून से या हमारे थूक से भी इसमें वायरल कल्चर किया जा सकता है। तो इसका जांच पहले भी भारत में होती रही है, इसके टेस्ट अब उपलब्ध हैं। जी जी जी, स्वाति जी का शुक्रिया। अभी आपको बताता हूं, बड़ी बात यह है कि नई एडवाइजरी जो जारी की गई है, खास तौर पर भारत में जब इसके मामले सामने आ रहे हैं तो देखिए कि चाहे वो रेलवे हो या फिर फ्लाइट्स हो, एयरपोर्ट्स हो या बाजार हो, इनको लेकर एडवाइजरी जारी की। अगली तस्वीर में भी दिखाऊं, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, कैसे बचना है आपको, खुद को कैसे बचाना है, क्योंकि सावधानी सबसे बड़ा बचाव है। मैं आपको बताऊं इससे कैसे बचना है आपको। कोरोना जैसे वायरस को लेकर देश में खौफ है, स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इस पर बैठक कर रहा है, सभी राज्य इस वायरस को लेकर अलर्ट हो गए। केंद्र सरकार ने HMP पर गाइडलाइन जारी की है, लोगों को चिंता ना करने और सतर्क रहने को कहा गया है। सर्दी बुखार 5 दिन में अगर ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाइए। बुखार या तेज सर्दी जुकाम में आराम की सलाह दे रहे हैं डॉक्टर्स। भीड़ भाड़ वाली जगहों से परहेज करने को कहा है। खांसते या छींकते समय मुंह नाक को रुमाल से ढकें, अपने हाथों को लगातार साबुन से साफ करते रहें, बिना हाथ धोए चेहरे या मुंह नाक पर हाथ ना लगाएं। संक्रमण कम करने के लिए घर में सही वेंटिलेशन हो, खूब पानी पिएं और पौष्टिक भोजन करें। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में दरअसल इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए HMP का खतरा उन्हें सबसे ज्यादा होता है। भारत में HMP वायरस के 4 केस बच्चों में ही मिले। बच्चों को लेकर खास सतर्कता बरतने की सलाह है। इस वायरस के इलाज के लिए कोई पक्की दवा नहीं है, इसलिए एंटीबायोटिक या अपनी मर्जी से कोई दवा ना दें। सांस लेने में दिक्कत होने पर ऑक्सीजन सपोर्ट दिलाएं।
अब एक सवाल हमारे जहन में ये है, स्वाति माहेश्वरी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनसे सवाल ये है। स्वाति जी, मेरा सवाल ये है, हम दर्शकों को बता रहे हैं कि क्या ये कोरोना जैसा वायरस है? सवाल ये है, सबने वैक्सीन ली है, लोगों ने वैक्सीन ली है, क्या ये वायरस हमें वैक्सीन से, कोरोना वाली वैक्सीन से बचा लेगा? क्या ये वायरस कोरोना जितना खतरनाक है, या जब कोरोना आया तो उतना खतरनाक नहीं था, ये वायरस भी म्यूटेट होकर उतना ही खतरनाक हो सकता है? वैक्सीन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी वैक्सीन थी जो कि कोरोना यानी कि जो हमारा SARS-CoV-2 वायरस था उसके प्रति जो है हमें इम्यूनिटी देती थी, उससे हमारी रक्षा करती थी। लेकिन HMP वायरस एक दूसरा वायरस है, जबकि दोनों रेस्पिरेटरी वायरस हैं लेकिन दोनों का ग्रुप अलग अलग है। ऐसी स्थिति में कोरोना की वैक्सीन जो है वो HMP पर काम करेगी ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। और अच्छे से जानते हैं कि जो RNA वायरस होते हैं उनमें म्यूटेशन की काफी शक्ति होती है, उनमें काफी म्यूटेशंस देखे जाते हैं। कोरोना के भी हमने देखे थे कि कई सारे म्यूटेशंस हुए और कई सारे फॉर्म सामने आए। ऐसी स्थिति में HMP वायरस के साथ भी ये संभावनाएं है कि इसमें म्यूटेशन हो जाए या ये ज्यादा घातक बन जाए, ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाए, तो ये संभावनाएं इस वायरस के साथ भी रहेंगी। और इसीलिए चीन में किस तरह का वायरस है, क्या वो म्यूटेटेड है या नहीं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी आपका। डॉक्टर स्वाति का कहना है बेशक कोरोना की तरह कहा जा रहा हो, कोरोना में भी शुरू में कहा गया ये बहुत घातक नहीं है, लेकिन उसने अपना रूप और शक्ल बदला और खतरनाक हो गया। ये भी उस तरह का रूप ले सकता है और खतरनाक हो सकता है, इसलिए खुद को सुरक्षित रखना, सावधानी बरतना, यही एक उपाय है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, पीके को जेल और फिर बेल। बिहार में पिछले कई दिन से बवाल चल रहा है। नीतीश कुमार के साथ रह चुके, करीबी रहे, कदम से कदम मिलाकर चल चुके पीके, उनको मुख्यमंत्री बनाने में भी बड़ा रोल रहा, उनके साथ रणनीतिकार रहे, नेता बन गए। तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती है, एक और नया नेता आ गया है बिहार में। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, पीके की गिरफ्तारी हुई। ये देखिए, पुलिस पहुंची बिहार में प्रशांत किशोर को उठाने के लिए। प्रशांत किशोर को खींचकर पुलिस ने उठाया और प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई। ये आप देख रहे हैं, प्रशांत किशोर दरअसल बीपीएससी छात्रों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान गांधी मैदान पुलिस पहुंच गई। बिहार पुलिस ने पीके को उठाया, कंधे से हाथ लगाकर पीके को खींचा और उसके बाद पुलिस उठाकर पीके को ले गई। लेकिन जिस वक्त पीके को ले जा रही थी उस वक्त देखिए एक पुलिस वाले ने थप्पड़ लगाया। ये आप देख रहे हैं, पीके को जब उठाया जा रहा था तो कुछ लोग कोशिश कर रहे थे पीके को ना उठा पाए, तब पुलिस ने एक थप्पड़ लगाया। उसके बाद पीके को पुलिस ने गांधी मैदान से उठाया है और पुलिस पीके को लेकर सीधे पहुंची है। जेल ले जाने की तैयारी थी, थाने ले जाए, उसके बाद कोर्ट में पेश करना था पीके को। जब पीके को ले जा रहे थे तो देखिए छात्रों ने गाड़ी रोक ली, छात्र आगे आकर खड़े हो गए, छात्रों ने गाड़ी रोक ली कि पीके को नहीं ले जाने देंगे। और यहाँ पे जन सुराज के लोग पूरा एकदम जाम करके रखा हुआ, देखिए कैसे हाथ हटाया जा रहा है। प्रशासन देखिए, प्रशासन कैसे, देखिए प्रशासन जमीन पे लड़िया कर दिया है। इस वक्त देख सकते हैं आप, सड़क जाम कर दिया है। प्रशासन इस वक्त एम्बुलेंस के अंदर में है, पुलिस प्रशासन लोगों को रोक रही है। और यहाँ पे जन सुराज के लोग पूरा एकदम जाम करके रखा हुआ, देखिए कैसे हाथ हटाया जा रहा है। प्रशासन देखिए, प्रशासन कैसे। और उसके बाद देखिए पीके को लेकर कोर्ट पहुंचे, पीके को अदालत ले जाया गया, कोर्ट में हाजिर हुए और पीके को कोर्ट ने कहा सशर्त जमानत देंगे। पीके ने कहा जमानत नहीं चाहिए, मैं तो जेल जाऊंगा, शर्त के साथ जमानत नहीं चाहिए। उसके बाद दूसरी कोर्ट ने पीके को बिना शर्त जमानत दी, फिर वो जेल से बाहर आए। अरे हम लोग जब प्रशांत जी स्टूडेंट के लिए खड़े तो हम लोग नहीं खड़े होंगे उनके लिए हम लोग खड़े यहाँ पे आए उनके लिए। प्रशांत किशोर पर प्रशासन के द्वारा हाथ चलाना बिल्कुल निंदनीय है, ठीक है। इन्होंने किसी तरह गैर कानूनी काम नहीं किया। कोई प्रशांत कोई अपराधी काम कर रहे थे, बिहार के जनता के लिए इंसाफ मांग रहे थे, बीपीएससी छात्र के लिए जस्टिस मांग रहे थे, उनको क्या जरूरत इस चीज है। आपके साथ खड़े हैं
और बिल्कुल आपको झुकने डरने की जरूरत नहीं है। संघर्ष समिति की आज ही रात में बैठक होगी और अनशन के जगह और इसके स्वरूप की घोषणा कल मैं आपको करूंगा। बड़े बड़ों को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने वाले पीके क्या जेल जाकर नेता बन गए हैं? जमानत मिलने के बाद भी पीके ने आखिर क्यों बेउर जेल जाना पसंद किया? बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर बिहार में जमकर सियासत हुई। तेजस्वी से लेकर पप्पू यादव तक मैदान में थे, लेकिन पीके छात्रों के साथ डटे रहे। पहले लाठीचार्ज के दौरान भाग जाने का भी आरोप लगा, फिर वैनिटी वैन को लेकर भी बवाल हुआ, लेकिन पीके छात्रों के समर्थन में गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठ गए। भूख हड़ताल कोई आदमी 5 बजे शाम में करेगा खाना खा के? आप हमको बताइए, सत्याग्रह का जगह कहाँ है? सत्याग्रह का जगह बना हुआ है तो आप टेंट में जाते, बच्चों के साथ रहते, बच्चों की हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक कहानी लिखी गई है, उसमें एक डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है, यानी निर्देशक भी है और उसमें पूरी तरीके से फाइनेंसर भी है, एक्टर भी है, वैनिटी वैन भी है, और कौन ये सब करा रहे हैं, किस वजह से करा रहे हैं, वो हम सब लोग जान रहे हैं। आज सुबह गिरफ्तारी के बाद से दिन भर पीके बिहार में चर्चा का विषय बने रहे। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बड़ा सवाल यह है कि छात्रों का मुद्दा उठाकर जेल जाने वाले पीके को इससे कितना माइलेज मिलेगा। अनकंडीशनल बेल दिया है, पुलिस पर टिप्पणी करी है और एक तरीके से हम लोगों की उस बात को वैलिडेट किया है कि गांधी मैदान में बैठकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। तो पीके नेता बन गए जेल जाने से, लेकिन पीके जेल जाने का जो किस्सा है वो जेल से निकलने से ज्यादा दिलचस्प है। पीके जेल गए कैसे? प्रशांत किशोर गांधी मैदान पर आमरण अनशन पर बैठे थे। आज सुबह पटना पुलिस ने पीके को उठा लिया। इसके बाद पुलिस ने पीके को गिरफ्तार किया। पटना पुलिस जिला प्रशासन ने उनके धरने का विरोध किया और धरना स्थल से उन्हें उठाया। प्रशासन ने उनसे कहा दूसरी जगह धरना कीजिए और नोटिस दिया। गैर कानूनी ढंग से धरने को लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई गई उनके खिलाफ। सुबह उन्हें कुछ समर्थकों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान समर्थकों और पुलिस में झड़प भी हुई। पटना सिविल कोर्ट में पुलिस ने उन्हें उसके बाद पेश किया। एसडीजेएम आरती उपाध्याय की कोर्ट ने पीके को कहा हम आपको सशर्त जमानत देते हैं, यानी शर्तों के साथ छोड़ते हैं। 25,000 के निजी मुचलके पर बेल मिल गई। पेशी के दौरान प्रशांत किशोर ने खुद बहस भी की। पीके ने जज को पुलिसिया बर्बरता की जानकारी दी। सशर्त जमानत मिलने पर भी प्रशांत किशोर ने कहा जमानत नहीं लेंगे। पीके सशर्त जमानत लेने को तैयार नहीं हुए। अदालत ने जमानत देते हुए शर्त रखी थी कि भविष्य में इस तरह के विरोध प्रदर्शन में दोबारा आप शामिल नहीं हो सकते, जिसमें कानून व्यवस्था भंग हो, प्रदर्शन नहीं कर सकते। बाद में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में पीके को जेल भेज दिया गया। प्रशांत किशोर को उसके बाद पटना के बेउर जेल भेजा गया। पीके ने कहा जेल से आमरण अनशन मेरा जारी रहेगा। कुछ घंटे बाद सिविल कोर्ट से पीके को जमानत मिली। प्रशांत किशोर को बिना शर्त जमानत मिली है। इसके बाद पीके बेउर जेल से बाहर आ गए हैं। 2 जनवरी की शाम 5 बजे से वो आमरण अनशन पर थे। बीपीएससी छात्रों के समर्थन पर पीके अनशन कर रहे थे। अब पीके जेल से बाहर आ चुके हैं और देश की सियासत ऐसी है, नेता भी वही बनता है जो जेल जाता है। अब पीके भी जेल जा चुके हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। सीडीजीएम उन्होंने मुझे बेल दी है, लेकिन उस बेल में एक बात लिखी हुई है कि आप फिर से ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। शब्द मेरे दूसरे हैं, लेकिन उसका मोटिव यही है। इसलिए मैंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने जेल जाना स्वीकार किया है। इसलिए स्वीकार किया है कि फंडामेंटल जो लड़ाई है कि अगर बिहार में युवाओं को, महिलाओं पर लाठी चलाना जायज है और उसके खिलाफ आवाज उठाना क्राइम है, तो हम उस जुर्म को स्वीकार करते हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं। अब देखिए जरा, पीके को जब जेल लेकर जाया गया उससे पहले उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जब उनकी पेशी हुई तो बाहर छात्र उनके साथ खड़े थे। पीके के पास एक बड़ा जनसमर्थन हो गया। वो छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे कि परीक्षा रद्द हो, वो सब पीके के लिए नारे लगा रहे थे।
हम लेकर आएंगे, नीतीश कुमार से नहीं डरेंगे, नीतीश कुमार से नहीं डरेंगे। तो रणनीतिकार से नेता बन गए पीके। एक आंदोलन की जरूरत थी और छात्रों का आंदोलन उनका सहारा बना। पीके को इस जेल में रखा गया था, आदर्श केंद्रीय कारागार बेउर पटना, लेकिन इस जेल से पीके बाहर आ चुके हैं। अब देखिए इस पर सियासत हो रही है। पीके के बारे में आपको बताऊं, पीके है कौन। 2025 विधानसभा चुनाव में पीके चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उनकी पार्टी जन स्वराज बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 40 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होकर सुर्खियों में आए। गिरफ्तारी के बाद पीके के समर्थन की उम्मीद है और 2014 में बीजेपी की जीत के बाद पीके लाइमलाइट में आए थे। इस चुनाव में उन्होंने बीजेपी की चुनावी रणनीति तैयार की, प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी कैंपेन को डिजाइन किया था। इसके बाद कई राज्यों में अलग अलग पार्टियों के साथ पीके ने काम किया है। 2015 में नीतीश कुमार के रणनीतिकार रहे। 2016 में कांग्रेस ने पंजाब चुनाव के लिए पीके को नियुक्त किया। 2017 में यूपी चुनाव में कांग्रेस की रणनीति बनाई। 20 में किशोर आपके लिए रणनीतिकार रहे और 2021 में ममता के चुनावी हैट्रिक की रणनीति भी पीके ने बनाई थी। तमिलनाडु में स्टालिन के भी स्ट्रैटेजिस्ट रहे। अब बिहार चुनाव से पहले अपनी पार्टी बना चुके हैं। तो एक स्ट्रैटेजिस्ट रणनीतिकार जिसने लोगों को पीएम की कुर्सी और सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया, वो खुद अब सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहता है और अब वो तेजस्वी और नीतीश को चुनौती दे रहा है। सुनिए सियासतदानों। एक कहानी लिखी गई है, उसमें एक डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है, यानी निर्देशक भी हैं और उसमें पूरी तरीके से फाइनेंसर भी है, एक्टर भी है, वैनिटी वैन भी है और कौन ये सब करा रहे हैं, किस वजह से करा रहे हैं, वो हम सब लोग जान रहे हैं। कल तो प्रशांत किशोर भी ये बोलते हुए पाया गया कि बीपीएससी से मेरी लड़ाई नहीं है, तो फिर विषय किस बात का है? जब मुद्दे ही खत्म हो गए तो राजनीति क्या चिपके कीजिएगा। आपका मुद्दा चुनाव में मैदान में आना है तो आइए भाई सीधे, लेकिन आपको मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। अब इसके लिए मुद्दे हम खोज खोज के आपको तो देंगे नहीं। और प्रशांत किशोर जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं ये वो मॉडल करूँगा, मैं कानून को ये से रखता हूँ। तो आज जो कानून के द्वारा बनाए गए जो स्थल है वहाँ पे आप आंदोलन करते, कहाँ कोई दिक्कत है? ये VIP अनशन खा पी करके किया गया अनशन, ये छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने का जो प्रयास कर रहे थे। अब तो गंभीर सवाल है, अब तो पूरी तरह से सरकार और ये दोनों एक्सपोज हो गए। आइए बिहार से आपको लिए चलता हूं। एक और बड़ी खबर है, दिल्ली की मुख्यमंत्री आज रो पड़ी। केजरीवाल के शीश महल की नई तस्वीरें आई। शीश महल पर कैग की रिपोर्ट आ गई है। बीजेपी रोज नया पोस्टर जारी कर रही है। अरविंद केजरीवाल पर एक पोस्टर नया आ गया, देखिए मार्केट में, दिल्ली का लुटेरा करके पोस्टर बनाया गया। केजरीवाल बाइक पर बैठे हुए हैं, पीछे बैकग्राउंड में उनका घर दिखाई दे रहा है जिसे बीजेपी शीश महल कहती है, और बाइक से आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ नोट उड़ रहे हैं। केजरीवाल को लुटेरा दिखाया गया इस पोस्टर में। केजरीवाल और उनकी पार्टी इसके जवाब में बीजेपी के खिलाफ पोस्टर बना रही है। देखिए ये आम आदमी पार्टी का पोस्टर है जिसमें भाजपा में आपदा, केजरीवाल वर्सेस हु, यानी केजरीवाल के सामने बीजेपी को कोई और नेता मिल नहीं रहा है, इसलिए बीजेपी में आपदा है, बीजेपी परेशान है। एक और पोस्टर बीजेपी ने केजरीवाल के लिए जारी किया है। जब कोरोना में तड़प रहे थे दिल्ली वाले, तब शीश महल बनाने में व्यस्त थे आपदा वाले। केजरीवाल बैग भरे हैं नोटों का, यह पोस्टर बीजेपी ने जारी किया है उनके शीश महल को लेकर। अब सवाल आता है शीश महल क्या? शीश महल का नाम पहली बार आपने मुगले आजम पिक्चर में देखा होगा। यह ऐसा था शीश महल, मुगले आजम वाला शीश महल। इस शीश महल से केजरीवाल के घर को तुलना की गई और उसे भी शीश महल कहा गया। अब देखिए यह है केजरीवाल का शीश महल, जिसे बीजेपी आरोप लगाती है केजरीवाल ने भी मुगले आजम जैसा शीश महल बनवाया है, इसमें करोड़ों रुपया लगाया है। लेकिन इसकी कुछ तस्वीरें आज बीजेपी ने सार्वजनिक की है। तस्वीरें, मुख्यमंत्री ने जिम बना रखा था। मुख्यमंत्री का जिम हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन यह जो जिम था लाखों रुपए लगाकर केजरीवाल ने जिम बनाया था। देख रहे हैं
जिम के अंदर क्रॉस ट्रेनर भी लगा हुआ है, ट्रेडमिल भी लगा है, मशीनें भी लगी हुई अत्याधुनिक। काफी पैसा लगाया है इस जिम में अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब बहुत महंगा जिम बना रहे हैं, और सिर्फ जिम नहीं, अगली तस्वीर देखिए जरा, उसके अलावा उनके घर के अंदर की वॉशरूम और स्टीम बाथ और स्पा जहां होगा, वो सारी तस्वीरें बीजेपी ने जारी की हैं। ये सारी तस्वीरें केजरीवाल के घर के अंदर की हैं, जकूजी से लेकर और सारी अत्याधुनिक चीजें जो कम से कम एक आम आदमी खुद को कहने वाले सीएम के घर में होना कल्पना से परे है। इसलिए उन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल जो शीला दीक्षित के एयर कंडीशन गिनते थे कि उन्होंने कितने एसी घर में लगाए हुए हैं, ये बताते थे, उनके घर में इतना पैसा लगा और ऐसी तस्वीरें, इसलिए केजरीवाल सवालों के घेरे में है। अगली तस्वीर दिखाऊं, बीजेपी ने बाकायदा उनके घर का एक मॉडल बना दिया है। ये देखिए, वो मॉडल भी बीजेपी ने जारी किया है। ये केजरीवाल के घर का मॉडल किस तरह का दिखता है घर, स्विमिंग पूल भी है, घर देख रहे हैं। और बीजेपी का दावा है इसमें थोड़ा बहुत पैसा नहीं, 30 करोड़ नहीं, 70 से 80 करोड़ रुपए केजरीवाल ने लगाए। दिल्ली का चुनाव इस शीश महल पर ही लड़ने की तैयारी है। आम आदमी का सीएम कहने वाले केजरीवाल शीश महल बनवाकर खास बन चुके हैं और केजरीवाल को शीश महल पर जवाब देते नहीं बन रहा। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। पीएम मोदी के ऐलान के बाद से साफ हो गया था कि दिल्ली का चुनाव शीश महल के इर्द गिर्द घूमने वाला है। अब कैग रिपोर्ट का हवाला देकर बीजेपी ने केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमला किया। शीश महल पर 30 नहीं 70 से 80 करोड़ खर्च करने का आरोप लगाया। 7 करोड़ एस्टिमेशन, 8 करोड़ का टेंडर हुआ और उसके बाद जो पेमेंट दी गई 2022 में वो है 33 करोड़ 66 लाख। बीजेपी जहां शीश महल को लेकर केजरीवाल को घेरने में जुटी है, वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठा रही है। दिल्ली में किसी भी पूर्वांचली का वोट कटने नहीं देंगे। अब देखिए जरा, कैग की रिपोर्ट भी आ गई है। सीएजी की रिपोर्ट इस मामले में क्या कह रही है, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, सीएजी की रिपोर्ट जो है, वो सीएजी की रिपोर्ट चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। वो दावे जो पहले किए गए हैं, क्या उससे जुड़े हुए दावे हैं? देखिए जरा, सीएजी की रिपोर्ट, ये केजरीवाल के घर का ड्राइंग रूम का सीन है। कई मेहमान यहां आकर बैठे हैं। पहले एक तस्वीर और वायरल थी जब इस घर पहुंचे थे नीतीश कुमार मिलने। नीतीश कुमार और केजरीवाल की भी साथ में तस्वीर थी। दिल्ली में चुनाव से पहले शीश महल पर घमासान है। बीजेपी ने कैग रिपोर्ट का हवाला देकर आपको घेरा है। केजरीवाल के बंगले पर 75 से 80 करोड़ रुपए खर्च का दावा किया है। पीएम मोदी के बाद बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। 2020 में जब दिल्ली की जनता अपने लोगों को खो रही थी, तब अरविंद केजरीवाल शीश महल बनवा रहे थे। किसी भी सरकारी विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। केजरीवाल ने शीश महल पर 30 नहीं 70 से 80 करोड़ रुपए खर्च किए। बीजेपी के मुताबिक कैग ने शीश महल पर 139 सवाल उठाए। शुरुआत में 7 करोड़ खर्च का अनुमान था, लेकिन टेंडर 8 करोड़ का दिया गया। इसके बाद 33 करोड़ 66 लाख का भुगतान किया गया। 1905 स्क्वायर फिट एरिया में रहेंगे केजरीवाल, ये खुद उन्होंने तय किया है। रिपोर्ट में पर्दे से लेकर जिम, मार्बल के जिक्र का दावा है। आप खुद सोचिए, जब घर बनवाया जाता है, घर में क्या लगना है, ये किससे पूछा जाता है? घर के मालिक से। तो संभव है किचन कैसा होगा, जिम कैसा होगा, जकूजी कैसा होगा, बाथरूम वॉशरूम कैसा होगा, ये मालिक नहीं बताया होगा। 96 लाख के पर्दे, 39 लाख रुपए का किचन का सामान, 20 लाख का टीवी कंसोल, 18 लाख का ट्रेडमिल और जिम का सामान, 16 लाख रुपए के सिल्क के कारपेट, 66 लाख रुपए का मार्बल स्टोन, मिनी बार पर 4,80,000 का खर्च हुआ। और कैग यानी सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए। 20 नवंबर 2024 को मुर्मू ने अपना पद छोड़ दिया था। इससे एक हफ्ते पहले इस रिपोर्ट पर दस्तखत किया था। आइए, अब इस पर सियासी घमासान है। एक तरफ बीजेपी रोज शीश महल से जुड़ा एक खुलासा कर रही है, केजरीवाल पर बम फोड़ रही है, उनसे सवाल कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी शीश महल को लेकर पीछे की कुर्सी पर है, उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। सुनिए। एक बड़े अखबार ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर
शीश महल पर हुए खर्च का खुलासा किया है। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। और जब टेंडर निकला तो वो 8 करोड़ 62 लाख का निकाला गया, उसी में ही पहले में ही घोटाला हो गया। उससे 342.31% अधिक पेमेंट किया गया और जो टेंडर्ड अमाउंट था 8 करोड़ का, उससे 290.49% का ऊपर पेमेंट किया गया। आप सोचिए, इतना घोटाला तो हमने कहीं नहीं सुना होगा, वो भी एक हवेली के पीछे। कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार की सीएजी रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश जाओ, वहां की सीएजी रिपोर्ट पढ़ो आप। गुजरात की सीएजी रिपोर्ट पढ़ो, केंद्र सरकार की सीएजी रिपोर्ट पढ़िए। लाखों करोड़ रुपए के घोटाले और भ्रष्टाचार निकल के सामने आए हैं। भाजपाई, मैं तो बार बार कहता हूं भाजपाइयों के बारे में, भाजपा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। इस पूरे खेल में एक बात तो स्पष्ट हो गई, जो सीएजी रिपोर्ट में भी है, कि पीडब्ल्यूडी विभाग पूरी तरह से अपने आप को अरविंद केजरीवाल के चरणों में सरेंडर किया हुआ था। और जिस तरह से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने हर फाइल पे हस्ताक्षर किए हैं, ये सीधा सीधा गिव एंड टेक का मामला है। अब आप देख रहे हैं दिल्ली की जंग कितनी दिलचस्प हो गई है। दिल्ली सभी को जीतना है। केजरीवाल अभी इसकी कुर्सी पर है। बीजेपी चाह रही केजरीवाल को कैसे हटाएं और कांग्रेस चाह रही है कि कैसे वो आए। केजरीवाल महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा कर गए। कांग्रेस पार्टी ने आज एक गारंटी जारी की है, कह रहे 2500 रुपए हम देंगे, यानी 400 बढ़ाकर देने को तैयार है। यानी वोटर के लिए बोली लगने की स्थिति है। कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500, कोई 500 और बढ़ाकर शायद 3000 कर दे। अब देखिए जरा, फ्री का जो खेला चल रहा है, कौन कितना फ्री दे सकता है, अब इसकी लड़ाई हो रही है और इसी के नाम पर चुनाव हो रहे हैं और चुनाव जीते भी जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कांग्रेस की गारंटी क्या कहती है। चुनाव से पहले दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा ऐलान है। आम आदमी पार्टी की तर्ज पर यह ले आए हैं प्यारी दीदी योजना। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान है। कांग्रेस भी, केजरीवाल 200 यूनिट देते हैं, खबर यह है कि कांग्रेस 400 यूनिट बिजली फ्री कर सकती है। 200 और बढ़ा के लीजिए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने इसकी घोषणा की। कर्नाटक मॉडल की तरह इसकी घोषणा करने आया हूं, कहा उन्होंने। यह भी कहा कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में बीजेपी ने हमारी योजना कॉपी कर ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली फ्री योजना जारी है। दिल्ली का बताऊं आपको, केजरीवाल की योजना, हर महीने 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। हर परिवार को 20,000 लीटर पानी फ्री है। महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान ये कर चुके हैं, 2500 ये दे रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत ये राशि मिलेगी। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग का मुफ्त इलाज। दिल्ली में महिलाओं को बस सेवा भी फ्री। और बीजेपी अब क्या करे, मुश्किल यह है, कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, तो बीजेपी कैसे जीतेगी चुनाव। बीजेपी ने जल कल्याणकारी योजना जारी रखने का भरोसा दिया है, यानी केजरीवाल की सरकार में जो योजना चल रही है वो बंद नहीं करेंगे, वो जारी रहेगी। पीएम मोदी ने कहा सरकार बनेगी तो जनहित की योजनाएं जारी रहेंगी। दिल्ली में कोई योजना बदली नहीं जाएगी और इस योजना में मौजूद भ्रष्टाचार को रोकेंगे। उन्होंने कहा आपदा के ठेकेदारों को बाहर निकाला जाएगा। केजरीवाल ने दावा किया था कि बीजेपी इन योजनाओं को बंद कर देगी जो हम चला रहे हैं। अब बीजेपी ने साफ किया कि ये सारी योजनाएं जारी रहेंगी। झुग्गीवासियों पर बीजेपी का बड़ा दांव है। 1645 लोगों को फ्लैट की चाबी प्रधानमंत्री ने सौंपी है। वो सभी लोग जो झुग्गियों में रहते थे उन्हें फ्लैट का वादा किया है। साथ ही साथ दिल्ली में झुग्गीवासियों को एक बड़ा वोट बैंक भी उनका है। इस वोट बैंक को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में भिड़ंत भी है। तो देखिए अब ये कहां जाकर रुकेगा फ्री वाली लॉलीपॉप। सुनिए जरा सियासतदानों को। प्यारी दीदी होगी योजना, दिस इज वी आर गोइंग टू गिव, आई एम कॉन्फिडेंट। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। लगभग 18,000 रुपये महीना
इनको सम्मान राशि दी जाएगी। ये दिल्ली वालों को डरा रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। अब आइए, इसमें इतना ही नहीं, आज मुख्यमंत्री आतिशी रो पड़ी कैमरे के सामने। दरअसल हुआ क्या, मैं आपको बताऊं। बीजेपी के आत्मघाती रमेश बिधूड़ी कल प्रियंका के गालों पर लेकर इन्होंने बयान दिया, घिर गए, माफी मांगी। अब आतिशी के पिता को लेकर इन्होंने बयान दिया। इसके बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया। केजरीवाल ने लिखा, दिल्ली की सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है आतिशी, आपको गाली देकर बीजेपी ने न सिर्फ आपका बल्कि दिल्ली की हर महिला का अपमान किया है। उसके बाद आतिशी सामने आई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, आतिशी रो पड़ी, भावुक हो गई। जो कुछ बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी ने कहा। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है एजेंसियों के जरिए। अब आपको बताऊं, बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा। रमेश बिधूड़ी ने आतिशी को लेकर विवादित बयान दिया। बिधूड़ी ने कहा, आतिशी ने अपना बाप बदल लिया है, वो मारलेना से सिंह बन गई हैं। बिधूड़ी कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इस सीट से आतिशी भी चुनाव मैदान में है। रमेश बिधूड़ी के बयान पर मुख्यमंत्री आतिशी भावुक हो गई। आतिशी ने कहा कि उनके पिता बीमार रहते हैं, चल नहीं पाते हैं, वो वोट के लिए उनके पिता को गालियां दे रहे हैं। उनके पिता एक शिक्षक हैं, हजारों बच्चों को पढ़ाया है। आज वो 80 साल के हो गए हैं, बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिण दिल्ली से सांसद रहे, वो बताएं कालका जी के लिए उन्होंने क्या किया। आतिशी ने अगर एक सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी लगवाए, मैंने 1000 सीसीटीवी लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइट लगवाई तो मैंने 5000 लाइट लगवाई। रमेश बिधूड़ी इस तरह प्रचार कर अपने लिए वोट मांग सकते थे, लेकिन वो मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देकर वोट मांग रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं आतिशी। अरे ये मारलीना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मारलीना ने बाप बदल दिया, पहले मारलीना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। आतिशी ने अपना बाप बदल दिया। यही गाली गलौज की भाषा दिन रात आपके यहां प्रशिक्षित की जाती है। यही गुंडागर्दी की भाषा बोलते हो तुम लोग, मां बाप को गालियां दे रहे हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। पहले ही 2 दिन में, पहले ही 2 उनकी जनसभाओं में जो इस तरह की भाषा, पहले प्रियंका जी पर अटैक सीधा किया, उसके बाद जो है अब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह की निचले स्तर की भाषा बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कालका जी के लोग इस तरह के उम्मीदवार को कभी भी स्वीकार करेंगे और अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है,
लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। उन घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है जो अवैध तरीके से भारत में घुस रहे हैं। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। 9 बांग्लादेशी पकड़े गए और उसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया गया है। ये अवैध तरीके से घुस आए थे। दिल्ली में एक्शन हुआ इन लोगों पर और उसके बाद इन्हें वापस बांग्लादेश भेजा गया है। न सिर्फ दिल्ली में, अगली तस्वीर देखिए जरा, मुंबई में भी 13 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। बहुत से इसमें वो भी बताए जाते हैं जिनका, कई लोग ऐसे हैं जिनका वीजा की अवधि खत्म हो गई और उसके बाद फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में रुक गए। ये मुंबई की तस्वीर देख रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, तमिलनाडु में 6 अवैध बांग्लादेशी अरेस्ट किए गए। यानी देश के अलग अलग राज्यों में बांग्लादेशियों पर एक्शन हो रहा है जो घुसपैठ करके भारत में घुसे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, बंगाल में भी जो घुसे हैं उनको भी पकड़ा गया। ये सियालदा पश्चिम बंगाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। अवैध बांग्लादेशी यहां भी गिरफ्तार किया गया है। तो पूरे देश में अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही। दिल्ली के साथ ही अब पूरे देश में अवैध घुसपैठियों पर एक्शन तेज हो गया है। मुंबई से लेकर तमिलनाडु तक ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो गई है। तो वहीं दिल्ली से अब बैग पैक कराकर घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेशी घुसपैठियों की वापसी के बाद अब 9 बांग्लादेशियों के और डिपोर्ट की तैयारी चल रही है। अब देखिए जरा, सबसे पहले आपको बताऊं, सिर्फ बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ नहीं होती है। भारत के आस पड़ोस जो मुल्क हैं उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए देखिए वहां से कहां से भारत में घुसपैठिए आते हैं। सबसे ज्यादा घुसपैठ जो हो रही है भारत में वो इस वक्त बांग्लादेश से हो रही है। म्यांमार से रोहिंग्या भी आ जाते हैं, पाकिस्तान से भी घुसपैठ होती है और अफगानिस्तान से भी घुसपैठ होती है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर ये घुसपैठ करते क्यों हैं, घुसपैठ करके भारत क्यों आते हैं। जो बांग्लादेश में रहने वाले हैं, वहां भी रह रहे हैं, वहां भी खा कमा सकते हैं। तो यहां आने के पीछे कई वजह है। पहली वजह है पैसों का लालच। दावा है कि बांग्लादेशी अच्छे जीवन की तलाश में भारत आते हैं। बांग्लादेश में मजदूर को हर महीने 8,000 टका वेतन मिलता है। जो उनका 8,000 है वो हमारा 6,080 रुपए हो जाता है। जबकि भारत में इन्हें मजदूरी लगभग महीना काम करने पर 20,385 रुपए महीना मिल जाता है। दिल्ली जैसे शहरों में मजदूर को 500 से 600 रुपए प्रतिदिन मिल जाता है। यही वजह है कि पैसों के लालच में बांग्लादेशी भारत आते हैं। भारत और बांग्लादेश करीब 4,000 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। घुसपैठ इनके लिए आसान है भारत में, क्योंकि 4,000 किलोमीटर की सीमा में कई जगह पर बाड़ेबंदी नहीं है और इसका फायदा उठाकर ये बांग्लादेशी आसानी से घुसपैठ कर लेते हैं। बांग्लादेशी सांस्कृतिक रूप से भारत के बंगालियों से मिलता जुलता है, तो बंगाल में आकर भाषा भी बोल लेते हैं, तो वहां भी रह जाते हैं और बस जाते हैं। इसलिए फर्जी पहचान से घुसपैठिए सुरक्षा बलों से बच जाते हैं। भारत के दूसरे राज्यों और शहरों में जाते हैं तो बंगाली बोल लेते हैं, तो कहते हैं बंगाल का हूं। धार्मिक कारण भी है। धार्मिक उत्पीड़न की वजह से बहुत से हिंदू भी आ जाते हैं। कई बार बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, वहां रेप और नरसंहार से बचने के लिए लोग भारत में आ गए। उस दौरान 1 करोड़ बांग्लादेशियों ने भारत में घुसपैठ की थी और इन सभी अवैध घुसपैठियों में 80% बांग्लादेशी हिंदू थे। अभी भी धार्मिक उत्पीड़न की वजह से घुसपैठ होती है और दावा है कि हर साल 91,000 बांग्लादेशी भारत में घुसते हैं। यह आंकड़ा 1981-91 के दौरान का बताया जा रहा है और हालांकि अभी भी हर साल हजारों बांग्लादेशी सीमा पार कर रहे हैं। दावा है कि भारत के अंदर लाखों की संख्या में घुसपैठिए मौजूद हैं। अब सवाल यह है, जो लाखों घुसपैठिए जिन्हें अभी पकड़ा, इन्हें कल भेज दिया जाएगा, लेकिन जो सालों से घुसपैठ करके रह रहे हैं, क्या इन्हें वापस बांग्लादेश लेगा? क्या इन्हें भेजा जा सकता है? सुनिए जरा पूर्व राजनयिक दीपक बोरा साहब क्या कह रहे हैं इस पर। रियलिटी ये है कि वहाँ पर बेरोजगारी बहुत थी, उनकी आबादी बहुत बढ़ रही थी, खाने पीने की कमी थी, महंगाई बढ़ रही थी, चीज़ें कम मिलती थी बाजार में, बहुत तरह के प्रेशर थे उनके ऊपर। फिर आतंक के साथ भी उनको निपटना पड़ता था। तो ये लोग छोड़ के आए थे। बहुत से लोग तो आए थे जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 के जंग के बाद और आके त्रिपुरा स्टेट में बस गए थे, फिर ये वापस कभी नहीं गए। अब जो अब पकड़ रहे हैं हम, क्योंकि आज की जो सरकार है, मौजूदा सरकार श्री नरेंद्र मोदी की, वो बहुत सख्ती से चाहती है कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए हो, दूसरों के लिए ना हो। और जो आना चाहता है तो वो कानूनी तरीके से आए। अगर उसको नौकरी मिल रही है यहाँ पर या कुछ करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो लीगल तरीके से आए। इनको वापस कैसे लाया जाए? जो कई लाख
शायद कई करोड़ इलीगल एलियंस भारत में आ गए हैं। ये आसान नहीं होगा क्योंकि इनके पास आधार कार्ड है, इनके पास पैन कार्ड है और तो आप दीपक वोरा साहब को सुन रहे थे, ये आसान काम नहीं। आज की एक और खबर है, पत्रकार का खौफनाक मर्डर। मैं आपको दिखाऊं, पत्रकार की हत्या की गई बेरहमी से, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और उनकी गिरफ्तारी भी की गई। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो उसे मारा गया, ये वो शख्स है जिसने पत्रकार की हत्या की है। पत्रकार की हत्या में मास्टरमाइंड अरेस्ट हो गया। उसके हाथ में आप हथकड़ी भी देख रहे हैं, हथकड़ी लगा हुआ। और अगली तस्वीर दिखाऊं, ये वही सुरेश चंद्राकर है जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। आइए जल्दी से मैं आपको बताऊं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती, किस बेरहमी से पत्रकार की हत्या की गई। 3 जनवरी को पत्रकार मुकेश का शव सेप्टिक टैंक में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसे बड़ी क्रूरता के साथ मारा गया। पोस्टमार्टम के दौरान सिर में चोट के 15 निशान मिले। हत्यारों ने पीटते पीटते पत्रकार की 5 पसलियां तोड़ दी। इसके साथ ही हत्या से पहले उसकी गर्दन को तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के दौरान शरीर में लीवर 4 टुकड़ों में मिला है, जबकि शरीर के अंदर हार्ट फटी हुई मिली, यानी दिल फट गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक 2 या 2 से अधिक लोगों ने हत्या की है। उन्होंने यहां तक कहा कि 12 साल में ऐसी क्रूरता नहीं देखी है। पत्रकार मुकेश हत्याकांड की जांच एसआईटी कर रही है और एसआईटी ने हत्या के मास्टरमाइंड ठेकेदार सुरेश को अरेस्ट कर लिया है। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी हैदराबाद से की गई है। 200 सीसीटीवी, 300 मोबाइल खंगालने के बाद गिरफ्तार हुआ है सुरेश। आइए अब आपको दिखाता हूं कि कैसे नक्सलियों ने एक हमला किया है बीजापुर में। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। नक्सलियों ने अटैक किया आईडी ब्लास्ट में 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया है, देख रहे हैं आप। और इसमें हमारे जवानों की शहादत हुई है, 8 जवान शहीद हो गए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि जो वाहन था वो बहुत दूर जाकर गिरा है। 8 जवान इसमें शहीद हुए हैं। बताया जा रहा है जो सेना का वाहन था वो 40 मीटर दूर जाकर उसके हिस्से गिरे। और आइए अब आखिर में आपको दिखाते हैं, मिलवाते हैं बॉलर बिटिया से। तस्वीर देखिए जरा। बॉलर बिटिया, दरअसल आप देख रहे हैं एक बच्ची बॉलिंग कर रही है और राज्यवर्धन राठौर बैटिंग कर रहे हैं और राज्यवर्धन राठौर क्लीन बोल्ड हो गए। सुशीला मीणा बॉलिंग कर रही हैं और उनकी गेंद पर राज्यवर्धन राठौर क्लीन बोल्ड हो गए। तो कौन है जिसने राज्यवर्धन राठौर को क्लीन बोल्ड कर दिया? ऐसी क्रिकेटर से मिलवाएंगे जिसे लेडी जहीर खान कहा जा रहा है। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट एसएस से खबरों को रिकॉर्ड और समराइज करते हैं। राजस्थान की महिला क्रिकेटर सुशीला मीणा का बॉलिंग एक्शन भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान से मिलता जुलता है। जब सुशीला मीणा को लेडी जहीर खान कहा जाने लगा, जयपुर में नेट प्रैक्टिस के दौरान सुशीला मीणा ने खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौर को क्लीन बोल्ड कर दिया। सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर पोस्ट करके सुशीला मीणा की तारीफ की, जिसके बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने 12 साल की क्रिकेटर को गोद ले लिया है और सुशीला के रहने, खाने, क्रिकेट ट्रेनिंग और पढ़ाई का खर्चा अब आरसीए उठाएगा। सुशीला का सपना है कि इंडिया से खेलना और सचिन तेंदुलकर जैसा बनना और उनसे मिलना। तो ये था आपके लिए सरल अंदाज में खबरों की सटीक पेशकश गैलेक्सी AI की मदद से सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।